नमस्कार, मैं मंजरी शुक्ला आप सभी का हिंदी कहानीशाला में बहुत स्वागत करती हूँ। माफ़ कीजिएगा थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, इंटरनेट नहीं चल रहा था। इस वजह से स्टार्टिंग में जो संवाद शुरू किया था, वो आपको ठीक से नहीं सुनाई पड़ा। अब आ रहा है क्या वॉइस? अगर आप कमेंट दे देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। आ रहा है? सबसे पहले तो मैं हिंदी कहानीशाला में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उसके बाद मैं जो हिंदी है ज़िंदगी समूह के जो एडमिन हैं ऋषि शर्मा जी, उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आपके सम्मुख प्रस्तुत होने का अवसर प्रदान किया। आज जो ये हिंदी कहानीशाला है, ये एक अपने आप में बड़ा अनूठा मंच है और बहुत अनोखा प्रयोग है क्योंकि पहली बार ऐसा देखने और सुनने में आ रहा है कि कहानियाँ मँगवाई जा रही हैं, कहानियाँ पढ़ी जा रही हैं और कहानियाँ श्रोताओं के साथ मिलकर सुनी जा रही हैं। जिसे कहते हैं कि जैसे कि आपने उसमें पढ़ा, जो भी लोग कहानी लिखना चाहते हैं या कहानी पढ़ना चाहते हैं, कहानी सुनना चाहते हैं, कहानी बुनना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया समूह है, बहुत सुनहरा मौका है क्योंकि वो अपनी बात हम तक पहुँचाएँगे और हम जो हैं, उनकी बात को सबके सामने ले जाएँगे। अभी मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि इसमें जो है हमने आप लोगों से कहानियाँ माँगी थी, तो हमें 9 कहानियाँ प्राप्त हुई हैं और 9 कहानियों में जो चयनित हुई कहानियाँ हैं, उन सबको हम ई-प्रशस्ति प्रमाण पत्र देंगे। उसके अलावा जो कहानियाँ मैं आज आपको एक कहानी दूँगी, अधूरी कहानी पूरी करने के लिए, तो उस कहानी को आपको पूरा करना है और मुझे 500 शब्दों में वो कहानी भेजनी है। उसके अलावा एक मेरी कहानी होगी तो 1, 2, 3 1 2 3 का रेशो चलेगा। एक मेरी कहानी, 2 जो है वो आपकी कहानी जो चयनित हुई हैं, जिन पे आपको प्रमाण पत्र मिलेगा और तीसरा वो कहानियाँ अगले हफ्ते से जो कहानी मैं आज आपको पूरी करने के लिए दूँगी। तो जिन व्यक्तियों की कहानियाँ चयनित हुई हैं, उन सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। उनके नाम मैं प्रोग्राम के बीच में लूँगी और जब आपको अधूरी कहानी पूरा करने के लिए बताऊँगी तब। तो अगर हम बात करें कि कहानी क्या है तो सीधे-साधे शब्दों में जब जो बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है और उसकी मृत्यु तक कहानियों का सिलसिला चलता रहता है। हम देखते हैं कि हमारे पास हर व्यक्ति में, हर किरदार में ढेरों असंख्य अनगिनत कहानियाँ छुपी हुई हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर पहलू होता है कहानी का, वो होता है एहसास, संवेदना, भाव। अगर हमारे अंदर संवेदना है, हमारे अंदर भाव है और हमारे अंदर एहसास है, तो हम किसी से भी बहुत जल्दी अपना मानसिक और भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव महसूस करते हैं और उसके दर्द और तकलीफ को अपनी दर्द और तकलीफ समझने लगते हैं। तो जब वो हमें अपनी परेशानी बता रहा होता है, तो हम उसमें बिल्कुल एकाकार हो जाते हैं और उसकी बातों से हमें ऐसा लगता है जैसे ये तो हमारे ऊपर बीत रही है। जब हमारा कोई बहुत सगा संबंधी या बहुत क्लोज फ्रेंड या बहुत संगी साथी रिश्तेदार अगर किसी मुसीबत में होता है और वो बताता है कि वो किन परिस्थितियों से गुजर रहा है या उसके साथ बहुत दुखद घटना हुई, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे संग हो रही है और फिर हम उसको जो है अपने भावों को कागज और कलम लेकर जो उतारना शुरू करते हैं और वो बन जाती है एक कहानी। जिसने हमें अपनी तकलीफ बताई होती है, जिसने ये बताया होता है कि उसके ऊपर क्या बीती, उसे शायद ये पता भी नहीं होता कि वो हमारी कहानी का हीरो है।
सुपर हीरो, और उसके ऊपर हमने ये जो है पूरी की पूरी कहानी लिख डाली। तो कई बार जो हमारे पात्र हैं, अगर हम देखें तो हमारे घर में जो कूड़ा लेने वाला आता है, या जो झाड़ू लगाने वाला आता है, या कोई काम करने वाला आता है, तो उन लोगों की जो जिंदगी होती है, उन लोगों को अगर हम बिल्कुल अपना अपना समझते हैं और उनके सुख दुख परेशानी को अपने समझते हैं, और जहां पे हमारी संवेदना जिस क्षण जन्म लेती है, उसी क्षण एक कहानी का जन्म हो जाता है। तो कहानी लिखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो होता है ऑब्जर्वेशन। हम कितने ध्यान से, कितने गौर से, कितने अपनेपन के साथ में, और कितनी देर तक उस चीज का निरीक्षण करते हैं। आप देखिए, अगर आप चौराहे से निकलते हैं और वहां पर किसी व्यक्ति को चोट लग गई, तो कई बार लोग बहुत जल्दी में होते हैं और सीधे वहां से निकल जाते हैं। कई लोग रुक जाते हैं और देखने लगते हैं कि क्या हुआ। पर कई लोग उनमें से ऐसे भी होते हैं जो ऑटो रुकवाते हैं और उस व्यक्ति का मोबाइल लेते हैं, उसको अस्पताल तक छोड़ कर आते हैं, और बाद में भी उसका हाल चाल पूछते हैं। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति में जितनी गहरी आत्मानुभूति होगी, जितनी गहरी संवेदना होगी, जितना एहसास होगा दूसरे के प्रति, उतना ही वो उसको शब्दों में अपने पिरो पाएगा, उतना ही उसकी जो लेखन है वो जो लिखेगा, उसमें सुधार आता चला जाएगा। तो कई बार जो हमारे हीरो हैं, हमें उन्हें बाहर से नहीं लेना पड़ता, वो हमारे घर के अगल बगल हैं। जैसे आर के नारायण ने कहा था कि इंडिया में कभी खिड़की खोलो तो खिड़की खोलते के साथ ही ढेर सारी अनगिनत कहानियां हमारे आसपास दिखाई देती हैं। बिल्कुल सही बात है। बस हमें अपना दरवाजा, अपने दिल का दरवाजा, अपने हृदय की खिड़की खोलने की जरूरत है, ताकि हम लोगों को वहां पर बैठा सकें और लोगों के बारे में जान सकें। अगर टेक्निकल शब्दों में इस चीज को कहा जाए, तो कहानी जो है वो हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में गद्य लेखन में एक नई विधा का विकास हुआ, जिसे कहानी के नाम से जाना गया। बंगला में इसे गल्प भी कहते हैं, आप सब जानते हैं। इन कहानियों से श्रोताओं को मनोरंजन के साथ साथ बहुत अच्छी बातें भी सीखने को मिलती हैं, उन्हें उपदेश मिलता है, ताकि वो कोई भी गलत काम जो है वो कहानी पढ़कर ना करे। हमारी कहानी ऐसी होनी चाहिए जो समाज में एक अच्छा संदेश दे। गल्प का मतलब होता है डींगे हाँकना, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताना, पूरी तरह से काल्पनिकता जिसे कहते हैं। तो वो सब अगर हमारी कहानी में आ जाती है तो हमारी कहानी बहुत सुंदर हो जाती है, वो नीरस और उबाऊ नहीं रहती। पहले की कहानियां जो थी, जिनको हम लोक कथाएं कहते हैं, क्योंकि पहले कोई भी पब्लिशिंग का माध्यम नहीं था, कोई प्रिंटिंग का ऐसा जरिया नहीं था, तो लोग एक दूसरे को कहानी सुनाते थे। और जब एक दूसरे को कहानी सुनाते थे तो वो कहानियां एक घर परिवार से होते हुए ग्राम तक, ग्राम से तहसील तक, तहसील से जिले तक, जिले से देश तक, और उसके बाद वो प्रदेश को पार करते करते विदेशों तक पहुंची। और आज भी अगर आप देखें तो जो लोक कथाओं में जो एक छोटे से बच्चे के लिए कहानी है, जो कि एक खरगोश था और कछुआ था, और कछुआ सो जाता है, खरगोश जीत जाता है, वो उस कहानी को आज के युग में हम ऐसे कई बार कहते हैं, पर वो जो कहानी थी वो इस तरह की थी कि कछुआ जो था वो अपनी मेहनत करता रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है, और जो खरगोश है, ये हमारी लोक कथा थी ओरिजिनल, और जो खरगोश है वो बीच में आराम करता है और वो सोचता है अरे भला कछुए जैसा प्राणी क्या पहुंच पाएगा पेड़ के पास में, और वो सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक कछुआ बहुत आगे निकल चुका होता है और वो जीत जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि हमारी लोक कथाओं का रूपांतरण हुआ है, और जो मैंने अभी आपसे कहा कि जिसमें कछुआ जो है वो सोचता है कि अरे मेरे तो पूर्वज जीत ही गए थे, और वो आराम से बैठा होता है और खरगोश जीत जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम बच्चों की वर्कशॉप लेते हैं तो एक बच्चे ने कहा कि क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो खरगोश था वो वहां पर बॉर्डर लाइन पर जाकर रुक गया, और उसने कहा नहीं, जब तक मेरा दोस्त नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और दोनों मिलकर आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो जो है वो पार करते हैं और दोनों विजयी होते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी लोक कथाएं थी, जो लोक कथाएं अनगिनत लोक कथाएं थी, ये बात अलग है कि उन्हें
जो हमारे पूर्वज थे उन लोगों ने कंठस्थ किया हुआ था, क्योंकि अगर वो कंठस्थ नहीं करते तो वो कहानियां हम तक कभी नहीं पहुंच पाती। जैसे कि 1455 में पहली जो किताब प्रकाशित हुई वो बाइबल थी, जो लैटिन में प्रकाशित हुई, और उसके बाद ही हमारा जो है वो प्रिंट मीडिया सक्रिय हुआ, और अब तो आप देखते हैं कि हजारों लाखों किताबें हैं। पर एक दुखद पहलू ये भी है कि हजारों लाखों किताबें हैं, और उनको पढ़ने वाले जो हैं वो भी बहुत चुनिंदा लोग रह गए हैं। कहानी किस्से का दौर एक बार फिर से आ रहा है, ये देखकर खुशी होती है, ताकि लोग कहानियां पढ़ सकें, कहानियां बुन सकें, कहानियां लिख सकें, और कहानियां हमारी आने वाली पीढ़ी को सुना सकें, ताकि कहानियों का सिलसिला हमेशा चलता रहे। कहानी लिखने कैसे कहानी लिखने के लिए क्या करना चाहिए, या कहानी जो है हर किसी के जो व्यक्ति पहले लिखना शुरू करता है, जैसे जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मुझे लगा था कि जो कहानीकार होते हैं वो अलग तरह के लोग होते हैं, वो पता नहीं कैसे होते होंगे, किस तरह के होते होंगे, किस तरह की बातें करते होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि सब हमारे आपके जैसे ही लोग हैं, बस ये है कि हम लोग, जो भी कहानी लिखता है लेखक है या मैं हूं, तो हम लोगों में ये संवेदना का जो भाव है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, और जिसमें जितनी ज्यादा संवेदना होती है, मैं बहुत लोगों की कहानियां पढ़ती हूँ, कई लोगों की कहानियां पढ़कर मैं महीनों भुला नहीं पाती, उन्हीं के आसपास रहती हूँ, क्योंकि वो कहानियां उस तरह से लिखी गई थी, एक साधारण सी बात को कहानी के माध्यम से इतनी सुंदर तरीके से बता दिया गया था कि क्या कहें। ऐसा लगता है कि बस उस कहानी को जब तक पूरा ना कर लो तब तक कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे। कई बार हमें ये भी लगता है कि अगर हम कहानी लिखेंगे तो कोई हमारी कहानी पसंद करेगा या नहीं करेगा, या हमारी कहानी में क्या बात होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, पर किसी भी रोचक घटना को अगर हम लिखते हैं, अगर पूरे भाव के साथ लिखते हैं, मनोयोग के साथ लिखते हैं, तो वो कहानी बन जाती है। कहानी हर व्यक्ति के जीवन में होती है, सिर्फ उसे ये जरूरत है कि वो अपने अंदर झांक कर देखे, देखे कि कहानियां जो हैं वो किस तरह से जन्म लेती हैं। कहानीकारों का ये कहा जाता है एक शब्द में कि वो लोग अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो देते हैं, और फिर एक कहानी का जन्म होता है। जैसे एक माँ अपने किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं कर सकती, वैसे ही कहानीकार कभी भी अपनी किसी भी कहानी को कम या ज्यादा नहीं पसंद करता। मैंने ये बहुत बार अनुभव किया है कि जब हम किसी बहुत वरिष्ठ लेखक या कहानीकार से पूछते हैं कि आपको अपनी प्रिय कहानी आपकी कौन सी है, या पसंदीदा कहानी कौन सी है, तो वो बहुत अचकचा जाते हैं। वो कहते हैं मैं कैसे बताऊं, मेरे लिए तो सभी कहानियां जो हैं वो एक बच्चे की तरह हैं। तो हर कहानी लेखक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसको वो बहुत सहेज कर रखता है, बहुत संभाल कर रखता है, और उसे अपनी लिखी चाहे वो हजार कहानियां भी लिख लें, उसे वो कहानियां याद रहती हैं। जैसे मैंने अभी तक कुल मिलाकर 350 से ज्यादा कहानियां लिखी हैं, पर कहानी की प्रथम पंक्ति पढ़ते ही मुझे पता चल जाता है कि ये कहानी मैंने क्या सोचकर लिखी थी, और कहाँ छपी है, और इस कहानी में क्या है, ये हर लेखक को पता होता है। बाल कहानी के लिए सबसे बड़ी बात है कि बाल कहानी में कभी हमें क्रूरता नहीं दर्शानी चाहिए। हमें कहानी में ये नहीं लिखना चाहिए कि अगर कोई चिड़िया का बच्चा है और उसे कोई छोटा बच्चा अपने घर ले आया, तो वो उसके पंख कतर रहा है, या उसको उसने कटोरे के अंदर डाल दिया और वो बच्चा छटपटा रहा है, और लोग वहां से निकल गए, उन्होंने एक दो बार कहा कि अरे इसको निकाल दो, ये अच्छी बात नहीं है, और बच्चे ने नहीं सुना, और वो जो था वो चिड़िया के बच्चे के साथ वो बच्चा जो था वो कंफर्टेबल हो गया। तो इस तरह की कहानी जब समाज में जाएगी, या इस तरह की कहानी की एक छोटा बच्चा था, उसको बगीचे में बहुत सुंदर तितली दिखी जो नारंगी, नीले और काले रंग की थी, उसमें सुंदर गोल गोल गोले बने हुए थे, और उसने उस तितली को पकड़ा और उठाकर जार में रख दिया। या कई बच्चों को शौक होता है, वो जुगनू पकड़ते हैं, और जुगनू रात में जब उस शीशे के जार में चमकते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो हमें कहानी के माध्यम से ये बताना चाहिए कि जब उस बच्चे ने ऐसा कृत्य किया, निंदनीय कृत्य इसे कहेंगे हम लोग, तो जब उस बच्चे ने ऐसा किया
और उसको किसी ने नहीं टोका, या किसी ने अगर बड़े बुजुर्ग ने ये बताया कि देखो अगर तुम अपने माँ बाप से बिछुड़ जाओगे और तुम्हें कोई ऐसे अकेले रखे तो कितना दुख होगा, वैसे ही दुख वैसे ही तकलीफ इस तितली को भी हो रही है और वही कष्ट इस जुगनू को भी हो रहा है। तो जब ये बताया जाएगा तो उस बालक के मन में आएगा कि हाँ, ये जो है ये सही बात कह रहे हैं। तो अगर हम समाज में इस तरह की कहानियां बच्चों के लिए लिखते हैं और अगर उसमें से 3/4 बच्चे भी अपने आप को सुधार लेते हैं तो हमारा कहानियां लिखना सफल हो जाता है। अब कहानी चाहे बड़ों की हो, चाहे बच्चों की हो, चाहे वो किसी भी समाज के लिए हो, उसकी सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है कि वो कहानी मौलिक होनी चाहिए। कहानी का जो प्लॉट है वो मौलिक होना चाहिए। कहानी किसी की चुराई हुई नहीं होनी चाहिए। कहानी में कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि 4 लोगों की कहानी पढ़ी और 5वीं कहानी अपने मन से बनाकर लिख दी और उस कहानी में वो 4 जो लेखक हैं वो बेचारे सारा थोड़ा-थोड़ा करके नज़र आ रहे हैं। ये अमूमन हर दूसरी जगह अब शिकायत देखने को मिल रही है कि लोग ऐसा करने लगे हैं। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि कहानियाँ जो हैं वो ले लेते हैं और अपने नाम से भी छपवा लेते हैं। ये बहुत गलत है, इस पे पेनल्टी है, इवन इस पे फाइन भी है। ऐसे ही मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताऊं कि बच्चों की एक पत्रिका है चंपक, आप सब लोग जानते हैं। उसके कई वर्जन्स निकलते हैं, वो कई भाषाओं में ट्रांसलेट होती है। तो मेरी एक अंग्रेजी कहानी थी, पिंक रोजेस गॉट कोल्ड। ये कहानी मेरी द चिल्ड्रंस मैगजीन में पब्लिश हुई थी कुछ साल पहले, और इस कहानी को मैंने अभी दो साल 2.5 साल पहले चंपक मैगजीन में देखा। इंग्लिश की चंपक थी वो, और उसमें चंपक वाले बहुत अच्छा काम करते हैं। वो लोग बच्चों से बहुत एंट्रीज मंगवाते हैं, कविताओं की, कहानियों की, चित्रों की। तो वो जो बच्चों वाला सेशन था वो मिडिल पेज के आसपास ही कहीं होता है। तो उसमें जब मैंने देखा तो उसमें कहानी का टाइटल था पिंक रोजेस गॉट कोल्ड। एकदम से मैं वहां पर रुकी, मुझे स्ट्राइक किया, मुझे लगा कि ये कहानी तो इस शीर्षक से मैंने भी लिखी है। खैर, मैंने सोचा कोई बात नहीं, शीर्षक आजकल कितने होते हैं, गिने चुने ही होते हैं, शीर्षक तो कोई भी किसी का ले सकता है, वो कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। कहानी पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे मैं कहानी पढ़ती चली गई, मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि उस कहानी में सिर्फ मेरे नाम की जगह उस बच्चे का नाम था और बाकी कहानी में कोई चेंज नहीं था। तो मैंने चंपक में फोन किया, उनके एडिटोरियल डिपार्टमेंट को इस बात से अवगत कराया। उन्होंने इस चीज को, इस मुद्दे को बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने कहा कि क्या आपके पास वो किताब है जिसमें आपकी ये कहानी प्रकाशित हो चुकी है। अब देखिए, साईं बाबा की दया देखिए, उनकी कृपा देखिए कि वो किताब जो थी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी मेरे पास आई थी और मैंने उसको रखा हुआ था अपने पास संभाल के, और इस कारण मैंने उसकी फोटो खींच के फिर उनको भेजा। तो उनका मेल आया कि वैसे उन्होंने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि जब हम किसी एडिटर को कहानी भेजते हैं और हम ये लिख देते हैं कि ये कहानी मौलिक है, तो एडिटर हमारी बात पर विश्वास करता है। उसे कैसे पता होगा कि ये किसी दूसरे के नाम की कहानी है। इसी तरह से चंपक वालों ने कहा कि मैडम, हमें नहीं पता था कि ये कहानी आपकी है और ये इस बच्चे ने भेजी, और उसका जो था उसको अब हम आगे से ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, एक 6, 7, 8 साल का बच्चा, भला चंपक के जहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस इतने कठिन होते हैं कि हम जो लोग हैं भेजते हैं, हम ही लोगों को इतनी दिक्कत हो जाती है कि उसमें पूर्ण विराम नहीं चाहिए, उसमें फुल स्टॉप चाहिए, उसमें पीडीएफ फाइल चाहिए, उसमें एड्रेस जो है वो भी आप पीडीएफ फॉर्म में लिखिए, इस तरह से लिखिए कि मेरी कहानी मौलिक है, अप्रकाशित है। इतना सब करने के बाद अगर कहानी पत्र से भी भेजी गई होगी तो बड़ा मुश्किल कार्यक्रम है वो। तो ये बच्चा नहीं कर सकता। इसके लिए मैं उस बच्चे को जिम्मेदार कभी ठहराऊंगी भी नहीं। इसका काम जो है वो किसी बड़े ने किया है, और मैंने उस बच्चे को फिर ये बात नहीं बताई, मैंने वहां पे फोन भी नहीं किया, मैंने कोई कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि किसी को इस तरह से कहकर कोई मतलब नहीं था। अब तो जो हो गया वो हो गया। पर सबसे दुखद घटना बच्चे के साथ हुई। अगर उसके पेरेंट्स उसको समझाते कि तुम जो कुछ लिख रहे हो अपनी ओरिजिनलिटी में लिखो, अपनी मौलिकता में लिखो, चाहे वो 5 लाइन का हो, चाहे वो 8 लाइन का हो, इसी तरह से करके ही तो तुम सीखोगे। तो वो बच्चा जो है वो मेहनती बनता, वो शब्द ढूंढता, वो बाहर के लोगों की कहानियां पढ़ता, और इस तरह से उसके मन में ये विचार कभी नहीं आता कि हम किसी की कहानी को जो है
इस तरह से लिखते हैं। अब कहानी मौलिकता से एक प्रसंग मुझे और याद आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि कहानी मौलिकता से मतलब ये नहीं है कि मैंने कहानी लिया और पेन पेंसिल उठाया और प्रेमचंद की कहानी लिखकर भेज दी, जैसे चंपक में उस बच्चे ने किया। कहानी में हमें अपने विचार, अपनी संवेदनाएं, अपने एहसास, अपनी भावनाएं और जिसे कहते हैं सब कुछ अपनी सोच डालनी चाहिए। वो कहानी ऐसी लगे कि जैसे ये कहानी तो कभी पहले लिखी नहीं गई। आप देखिए दिवाली पे, प्रदूषण पे, पर्यावरण पे, पेड़ पौधों पे अभी तक लाखों कहानियां लिखी जा चुकी हैं, पर सबके विचार अलग होते हैं, सबकी कहानियों कहने का तरीका अलग होता है, सबकी कहानियों की शैली अलग होती है। एक बार एक मास्टर जी कक्षा के 4-5 बच्चों को लेकर गए एक आम के पेड़ के पास और उन्होंने कहा, अच्छा बताओ क्या तुम इस पेड़ को देखकर कहानी लिख सकते हो? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मास्टर जी ने कहा, अच्छा बताओ तुम क्या सोच रहे हो? तो जब मास्टर जी ने ये कहा, तब तक उस बगीचे का माली आया और उसने उस पेड़ को डंडे से मारना शुरू करा ताकि जो पीले पके हुए आम थे वो झरकर पीछे गिर सके, वो टूट सके। तो पहला बच्चा बोला कि मैं इस पे कहानी लिखूंगा कि माली काका ने पेड़ को डंडे से इसलिए पकड़ के कूटा ताकि जो है हमें मीठे मीठे फल मिले। दूसरे बच्चे ने कहा, मैं तो जो हूँ ये समझ गया हूँ कि बिना डंडा खाए कोई भी काम नहीं करता है, तो सबसे जो है वो दबाव से काम करवाना चाहिए, प्रेम से कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। तीसरे बच्चे ने कहा कि मैं होता तो जो है मैं बंदर को पेड़ पे चढ़ा देता और ये जो बाकी जो पेड़ पे बचे हुए आम हैं इनको कौन खाएगा, इसलिए मैं उनको खाता, हरे आमों को, और जो है बढ़िया मजे से वहीं किसी डाल पर जो है बैठ के सोता। चौथे बच्चे ने कहा, देखिए उसका नजरिया देखिए, उसने कहा कि मैं ये समझ गया हूँ कि हमें जो है इस आम के पेड़ की तरह होना चाहिए, हमें इतना उदार और विनम्र होना चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ कभी कोई खराब व्यवहार करके चला गया है तो हम बदले में उसके साथ अच्छा करें, जैसे ये पेड़ हमें मीठे फल दे रहा है। तो इसी तरह से एक एक चित्र को देख के, एक वस्तु को देख के, एक पेड़ को देख के आप कभी चांद को देखिए, सूरज को देखिए, सितारों को देखिए, पक्षियों को देखिए, झरने को देखिए या कोई सीनरी देखिए, तो मन में कितनी अच्छी कल्पनाएं आती हैं, कितने अच्छे विचार आते हैं। और आपके साथ अगर कोई आपका दोस्त बैठा हुआ है और वो भी सांझ का समय है, सूरज डूब रहा है और आसमान में जो है वो हल्की लालिमा छाई हुई है, पक्षी अपने घरों को लौट रहे हैं, खाना बन रहा है, चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई पड़ रही है, तो इस तरह का जो दृश्य होता है, इसको जो भी व्यक्ति होगा वो अपने जो उन घटनाओं से गुजर चुका है उसके हिसाब से ही लिखेगा। तो इसी तरह से कहानी जो है वो मौलिक होनी चाहिए। आप जो भी कहानी लिखते हैं उसका आपका प्लॉट अपना होना चाहिए, उसका चरित्र चित्रण जिस भी व्यक्ति का आप कर रहे हैं वो आपके अनुरूप होना चाहिए, वो किसी दूसरे की कहानी का पढ़कर नहीं होना चाहिए। अब जो हमारे अगर एक और पॉइंट देखा जाए तो किसी भी घटित घटना को देखकर भी कहानी लिखी जा सकती है। किसी के साथ में कुछ हुआ हो, किसी के साथ में कोई किसी को प्राइज मिला हो, कोई बच्चा बहुत संघर्ष करने के बाद में प्रथम आया हो अपनी कक्षा में, उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, उस दिन बिजली नहीं आई हो और उसने बैठकर मोमबत्ती में अपनी तैयारी करी हो, इस तरह की घटनाएं जो हैं वो दूसरे बच्चों को प्रेरणा देंगी, उन्हें अच्छा बनने पर वो मजबूर कर देंगी, ताकि उस बच्चे को जिसने ये कहानी पढ़ी है, अगर कभी ये लाइट चली जाती है तो वो आराम से चद्दर ओढ़ के तान के सो नहीं जाएगा, वो मोमबत्ती जलाएगा और वो भी प्रथम आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जो कहानी है वो उसके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं बैठ गई है। अगर सब लोग दिवाली की कहानी लिख रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि अगर सब दिवाली पे कहानी लिख रहे हैं तो हम भी दिवाली पर ही कहानी लिखें। आप होली पे कहानी लिखिए, बहुत सारे रंग हैं, गुलाबी, हरा, पीला, नारंगी, मरून, बैजनी, और उनमें जो बच्चे खेलते हैं पिचकारियां लेके, इतने अच्छे अच्छे गाने होते हैं, गाने गाते हैं लोग, उसमें मस्ती करते हैं, नाचते हैं, गुजिया बनती है, आप उस पे कहानी लिखिए। आजकल छोटे बच्चों को क्रिसमस की कहानियां बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि वो सांता क्लॉज जैसी दाढ़ी खरीदते हैं, वैसा अपना चोगा खरीदते हैं रेड कलर का, सफेद और लाल, और जो है वो क्रिसमस ट्री लाते हैं जो बहुत सुंदर सुंदर बाजार में डेकोरेटिव आइटम्स के रूप में मिलते हैं, उनको वो सजाते हैं, रुई के फाहों से बर्फ बनाते। तो सबका अपना विचार होता है, सबका
सबका अपना जो है वो काम करने का अलग ढंग होता है। तो हमें कभी भी इस मतलब इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि अगर सामने वाला है मेरा बहुत कोई प्रिय लेखक ही आपका क्यों ना हो, अगर उनकी शैली जिस तरह की है उसी तरह की आप अपनाएं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचना समझना जो है वो अलग होता है। अगर हम नीम के पेड़ के बारे में कहानी लिख रहे हैं, जैसे मैंने अभी होली की बात करी, तो नीम के पेड़ के लिए आप कहानी में डाल सकते हैं कि होली में नीम का पेड़ जो है वो लोग अगर कोई पेड़ नहीं मिलता है तो हरा भरा नीम का वृक्ष काट देते हैं, जबकि ये बहुत गलत बात है। नीम के वृक्ष से जो है उसकी पत्तियां हैं, डालियां हैं, उसके जो तना है, वो सब बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत उपयोगी होता है। पैसे देकर भी कई बार उसकी पत्तियां मिलती नहीं है। बड़े बड़े शहरों में तो पेड़ जैसे गायब हो चुके हैं, वहां नीम के पेड़ वगैरह अलग से आपको एक गार्डन में मिलेंगे, बाकी नीम के पेड़ आजकल दिखते ही नहीं है। तो कहानी हम नीम के पेड़ को पकड़ के चलें। कहानी के अंत में आते आते हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी कहानी में वो नीम का पेड़ कहीं आम का पेड़ तो नहीं बन गया है और बच्चे आम खा रहे हैं। तो जैसे अभी कोरोना काल पे कहानियां लोगों ने लिखी, यहाँ पर लोगों ने एक दूसरे के दुख को समझा। बच्चे जो हैं वो काफी परेशान हुए, वो बाहर नहीं निकल पाए, खेल कूद नहीं पाए। अभी भी मैं जब देखती हूँ 2.5-2.5 साल 3-3 साल के बच्चे छोटे छोटे मास्क लगाए घूम रहे हैं, अकेले घर में बैठे हैं, तो बड़ा दुख लगता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के कितने मजदूर पलायन कर गए। और औरंगाबाद की घटना तो बहुत दुखद थी, जो ट्रेन का इंसिडेंट हुआ। तो जो संवेदना, जो भाव, जो विचार हम अपने आसपास के लोगों को देखकर महसूस कर पाते हैं और उनके बारे में लिख सकते हैं, वो हम अमेरिका में बैठे या रूस में बैठे लोगों के बारे में वैसा नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है वो हमारे जो आसपास के घटनाएं नहीं हुई हैं। हम किसी घटना को जब देखते हैं तो वो घटना हमारे मन मस्तिष्क पे बहुत गहरा असर डालती है। आप बहुत महान लेखकों के जीवनी अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन लोगों ने अपने बचपन का जिक्र जरूर किया होता है। रस्किन बॉन्ड का अगर हम एग्जाम्पल लें तो रस्किन बॉन्ड को कहते हैं कि मुझे भूतों की कहानियां जो थी मैं बचपन में बहुत सुनता था अपने घर में, इस वजह से मुझे बड़ा शौक चढ़ा कहानियां लिखने का। तो जो बच्चे बचपन में कहानियां सुनते हैं उस तरह की कहानियों को वो याद रखते हैं और फिर उसी तरह की उनकी एक नए तरह की शैली बन जाती है। अब अगर हम कहानी की बात करते हैं, और मेरे पास ऐसे एक प्रश्न आया था अभी बीच में कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर होता है, तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि कहानी और उपन्यास में देखा जाए तो इस तरह से अंतर होता है कि उपन्यास में कहानी छिपी होती है, क्योंकि एक कहानी उपन्यास में हम किसी भी बातों को नजरअंदाज नहीं करते हैं। छोटी से छोटी बातें और बहुत सारे लोग और बहुत सारे पात्र, उनके संवाद, ये सब जो है हमारे उपन्यास में चलते हैं। पर कहानी की एक शब्द सीमा होती है, चाहे वो 250 शब्द की हो, चाहे वो 500 शब्द की हो, और चाहे वो 1000 शब्द की हो, चाहे 2500 शब्द की हो। हमें कहानी को उसी शब्द सीमा में खत्म करना होता है। इसीलिए कहानी में हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हम मैसेज दे रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा सरलता से हम दे सकें और कम से कम शब्दों में पहुंच जाए। कहानी में अगर हमने भीड़ इकट्ठा कर ली और सारे लोग बुला लिए पहले वाक्य, दूसरे वाक्य और 10वें वाक्य में, और आखिरी में सब वो लोग खो गए, तो वो ऐसा लगेगा जैसे कुंभ के मेले में लोग आए और एक दूसरे से बिछड़ गए और एक दूसरे को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और पाठक जो है वो बेचारा आखिरी क्या, वो मतलब आखिरी दिन नहीं, वो आखिरी साल तक, कई सालों तक ये सोचता रहेगा कि ये मैंने जो पढ़ा था ये क्या पढ़ा था, क्या ये सच में कहानी थी। तो कहानी में जो भी कैरेक्टर हो उस कैरेक्टर को हमको अंत तक पकड़ के रखना है। कहानी का सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि कहानी का सिरा हमें छोड़ना नहीं है। अगर हमने कहानी शुरू करी है और कहानी के बीच में एक रिक्शे वाला आता है तो हमें ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम ये बताएं कि भाई वो रिक्शे वाला क्यों आया था। ऐसा ना लगे कि हम कहानी लिख रहे थे और वो रिक्शे वाला आया और हमारे घर से, हमारे ड्राइंग रूम से निकलकर चला गया और हमको पता ही नहीं चला। तो इसी तरह से हर किरदार महत्वपूर्ण है, हर डायलॉग महत्वपूर्ण है और कहानी में किसी भी चीज को छोड़ा नहीं जा सकता। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कि दो बच्चे हैं, गर्मी का समय है और वो गांव के बच्चे हैं, क्योंकि अगर मैं शहर कहूंगी तो मुझे स्विमिंग पूल लाना पड़ेगा, पर वो गांव के बच्चे हैं। वहां पे नदी बह रही थी और वो दोनों भी अपने दोस्तों के साथ तैरने के लिए जाते हैं। अब
दोनों के साथ ये समस्या रहती है कि 8-10 साल के बच्चे हैं, उनको तैरना नहीं आता। अब जिन बच्चों को तैरना नहीं आता वो क्या करते हैं, वो किनारे किनारे पर बैठकर बड़ी हसरत भरी निगाहों से उन बच्चों को देखते रहते हैं जो तैर रहे हैं। तो पहले ने दूसरे से कहा कि चल थोड़ा सा जो है वो पानी छू कर देखते हैं। पहला झुका और उसने छुआ, उसने कहा ओह बहुत अच्छा पानी है, इतनी गर्मी में इतना अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है इसमें हाथ डुबो के बैठे रहूं। दूसरा उससे भी ज्यादा तेज था, उसकी अकल और तेज चली। उसने कहा कि हाथ क्यों, पैर डुबो के तो बैठ सकते हैं, इस तरह से तो हम लोगों के कुबर निकल आएगा, हम लोगों की पीठ दुखने लगेगी, चल पैर डाल के बैठते हैं। दोनों ने पंजा डाला, थोड़ा सा और आगे पैर बढ़ाया, थोड़ा सा और आगे पैर बढ़ाया, और थोड़ा सा आगे पैर बढ़ाया, घुटने तक डाल के बैठ गए। अब पहला कहता है कि मछली कोई तैरना थोड़ी ना सीखती है, उसे तो देखो पानी में फेंक दो, वो तो पानी में ही रहती है, और अगर पानी में उसको फेंक दो तो वापस तैरने लगती है। पहले वाले का पहले वाले ने इस लॉजिक को बिल्कुल पहले सिरे से खारिज कर दिया, पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो यहाँ से जाए। उसने कहा तुम बात सही कह रहे हो, और दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा, और उनकी जो शैतानी भरी आंखें थी वो चमक उठी, और दोनों ने कहा कि चलो तो ठीक है, तो कूद जाते हैं। और दोनों कूद गए। अब कूद तो गया, तैरना आता नहीं था। उसके बाद दोनों अपने हाथ पैर सब पटकने लगे, हाथ पैर पटकने लगे, तो कुछ बच्चों की नजर एक बच्चे पर पड़ गई, और वो जो थे जो ऊपर उतरा रहा था उसको किसी तरह से खींच तान के उसको नदी के किनारे लाए। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी, जो बच्चा डूब चुका था, उसके पेट से पानी वानी निकाला, उसका जो है सूखे कपड़े से पोछा। अब देखिए मैं बोल रही हूँ और आपका ध्यान कहाँ है, उस पहले वाले बच्चे पे, कि ये तो दूसरा तो बचा, वो उसका क्या हुआ जो वो पहला था। तो इसी तरह से अगर हम सिर्फ इस बच्चे को सुखाकर धूप में और घर भेज देंगे, तो हमारी कहानी जो है वो बहुत ही, उसका अंत जो है वो कुछ नहीं होगा, ना दुखद होगा ना सुखद होगा, वो एक नए तरह की चीज निकल कर आएगी। अगर हम ये कहते हैं कि तब तक पहला बच्चा जो था वो किसी तरह से गिरते पड़ते हाथ पैर मारते हुए नदी के किनारे पर आ गया, और उसने अपने आप को बचा लिया, और अपने दोस्त को देखा और हंसने लगा, और दोनों घर चल दिए। और उन्होंने ये सोचा कि ये सही बात है कि जब तक हम पूरी तरह से तैरना नहीं सीख लें तब तक हमें नदी में नहीं उतरना चाहिए। तो कहानियां जो हैं वो इस तरह से होनी चाहिए ताकि कहानी का कोई मैसेज जाए, बच्चे जो हैं उसको पढ़कर कुछ सीखें, और बातों ही बातों में सीखें, उसके लिए कोई बहुत बड़ी अलग से करने की बात जरूरी नहीं है। जैसे मेरे बहुत फेमस प्रिय लेखक हैं और बहुत फेमस है मालगुडी डेज के आर के नारायण, उन्होंने लिखा था कि यू बिकम राइटर बाय राइटिंग, इट्स अ योगा। तो आप कहानी लिखने की हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे योगासन की तरह, क्योंकि वो एक दिन में नहीं आता है, किसी का हाथ दुखता है, किसी की कमर दुखती है, किसी की पीठ दुखती है, कई तो बेचारे फिजियोथेरेपी के उसमें चले जाते हैं। तो अगर हम कहानी लिखने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन कहानी हम जो है वो बहुत बेहतर ढंग से लिख पाएंगे, और अपने शब्दों को हम दूसरों तक अपनी भावनाओं के रूप में पहुंचा पाएंगे। और अब मैं आपको बताना चाहूंगी जिन लोगों की कहानियां चयनित हुई हैं, कुल बहुत सारी तमाम कहानियां आई थी, उसमें से हम लोगों ने 9 कहानियां चयनित की हैं। उनके नाम है उन लेखकों के, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सब लोग अगर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप की कहानियां जो हैं उन पर आपको ई प्रशस्ति पत्र जो है वो मिलेगा समूह की तरफ से। और ये जो कहानियां हैं मैं ये हर हफ्ते 2-2 कहानियां पढ़कर सुनाऊंगी। तो जो चयनित हुए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: अंजू छारिया, पश्चाताप के आंसू उनकी कहानी का नाम, डॉक्टर उमा मेहरा की पूंछ वाली सुनहरी पतंग, नीरू सिंह की डांस क्लास, सुषमा रजनीश की भालू की परेशानी, राजेंद्र कुमार सिंह की बूंद बूंद मिलकर बनती है सागर, शिवचरण सरोहा की सच तो यही है, अंशु आनंद की त्याग, डॉक्टर विजयानंद की ना की अशरफी, और दीपिका शर्मा की भगवान करे। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबकी कहानियां चयनित हुई हैं। और आज मैं जिन कहानी को पढ़ रही हूँ उसमें पहली कहानी मैंने ली है, बड़ी सुंदर कहानी है डॉक्टर उमा मेहरा जी की, ये हिंदी विभाग में अध्यक्षा हैं। इनकी कहानी का शीर्षक है पूंछ वाली सुनहरी पतंग।
एक बात और मैं इनके बारे में बताऊंगी कि वो स्नेही इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली में कार्यरत हैं। मोनू अपनी नानी के घर जब भी जाता उसे वहां पतंग उड़ाने की आजादी मिल जाया करती थी। शायद यही एक कारण था कि वह नानी के घर मौका मिलते ही चला जाता था। जाहिर है हमारा मोनू पतंगबाजी का बहुत शौकीन था। आसमां में जब उसकी रंग बिरंगी पतंग ऊंची उड़ान उड़ती तो उस पतंग के साथ साथ उसका मन भी उड़ता था। पतंगे उसे इतनी पसंद थी कि वो अपनी जेब खर्च के सारे पैसे बस पतंग, चक्री और महंगा वाला माजा खरीदने में ही खर्च कर देता था। पतंग और उसके बीच किसी तीसरे की जगह ही नहीं थी। मोनू पतंग उड़ाता, ऊंची और ऊंची और ऊंची, और उसका ममेरा भाई रमन चक्री पकड़े उसके ढील देने और लपेट लेने के ऑर्डर को चुपचाप मानता रहता। चारा भी क्या था, उम्र के साथ पतंग उड़ाने की कला में वो अभी छोटा था, वो मोनू की तरह निपुण नहीं था, पर वह भी मोनू के शौक का साथी था। उसके मन में मोनू की तरह ऊंची उड़ान भरती पतंग उड़ाने की चाहत थी। दोनों का बस चलता तो तपती दोपहरी में ही छत पर डेरा डाल लेते, पर घर के तमाम बड़ों की डांट से बचने के लिए वो ये नहीं करते थे। इसीलिए शाम का समय तय किया गया। शाम कब रात में बदल जाती दोनों को पता न चलता। खाने के लिए नीचे से आवाज लगती तो दोनों अनमने होकर छत से नीचे आते। एक रोज जब मोनू अपनी पतंग के साथ आसमान में सैर कर रहा था, तभी उसने पास में उड़ रही सुनहरे रंग वाली एक पूंछ वाली पतंग को देखा। पूंछ वाली पतंग। अक्सर वह अपनी पतंग के आसपास की पतंगों को बड़ी कुशलता से काट देता था, पर उस पतंग को जब उसने देखा तो वो देखता ही रह गया। इतनी सुंदर पतंग जब अपनी पूंछ को आसमान में लहराती तो ऐसा लगता जैसे कोई सुनहरी मछली नीले समंदर में तैर रही हो। उसने अपनी जेब में देखा, बस एक एक के 4 सिक्के थे। तभी उसे अचानक याद आया कि उसके नेकर की जेब में उसने नानी जी का दिया हुआ 5 का सिक्का भी रख छोड़ा है। उसने सोच लिया कि वो भी वैसी ही पूंछ वाली पतंग खरीदेगा, पर कहां से? उसने तो पतंग की ऐसी दुकान मतलब पतंग की किसी भी दुकान पर ऐसी पतंग देखी ही नहीं थी। रमन से पूछा तो उसने बताया कि पूंछ वाली पतंग तो सड़क वाली बड़ी दुकान पर मिलती है। फिर क्या था, मोनू रमन के साथ पूंछ वाली पतंग लेने पहुंच गया। पूछने पर पता चला कि वह पूंछ वाली पतंग तो खत्म हो गई। मायूस मोनू मुंह लटकाए पलटकर 2 कदम चला ही था कि दुकानदार ने आवाज दी, ठहरो। एक आखिरी पतंग बहुत नीचे दबी पड़ी थी, इसीलिए उसे दिखी नहीं थी। मोनू को तो जैसे खुशियों का पूरा संसार मिल गया हो। उसने झट से कहा, दे दो। दुकानदार ने उससे कहा कि वो पतंग पूरे 10 रुपए की है। 10 रुपए सुनते ही मोनू घबरा गया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसने सोचा भी नहीं था कि पूंछ वाली पतंग इतनी महंगी होगी। उसने अपने सारे सिक्के निकालकर काउंटर पर रखे और गिना, 1, 2, 3, 4, 5, और इस तरह से पूरे 9, पर 10 रुपए में अभी भी 1 रुपया कम था। उसने रमन को बताया कि वह पतंग नहीं खरीद सकता क्योंकि 1 रुपया तो कम है। तो रमन ने अपने कुर्ते की जेब से वो रुपया निकालकर काउंटर पर रख दिया, जो उसने अपनी मनपसंद चॉकलेट वाली टॉफी के लिए बचा कर रखा था। मोनू के चेहरे पर मुस्कान खिल गई और उसने सभी सिक्के दुकानदार की ओर सरका दिए और अपनी पूंछ वाली पतंग को लेकर नानी के घर की ओर भागा। पीछे पीछे रमन भी उसके भाग रहा था। उसके हाथ में पूंछ वाली पतंग सिर्फ एक पतंग नहीं बल्कि खुशियों के आसमान में ऊंची उड़ान भरने के लिए वो जरूरी पंख थी। घर के दरवाजे पर एक बाहर निकली कील की चुभन से उस सुनहरी पूंछ वाली पतंग बीच से फट गई। मोनू ने जब उस पतंग को देखा तो उसका कलेजा धक से रह गया। उसके आंसू निकल आए और वो बहुत देर तक रोता रहा। रुआसा रमन भी कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ उसे देख रहा था। रोते रोते मोनू कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। शाम को जब मोनू उठा तो उसने सुनहरी पूंछ वाली पतंग को अपने पास ही पाया, पर अब वो फटी हुई नहीं थी। ये चमत्कार कैसे हुआ?
उसे नहीं मालूम, उसे तो सब एक सपना सा लग रहा था। वहीं दूसरी ओर कमरे की खिड़की से उसे देखकर रमन मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बहुत सुंदर कहानी, आपको इस कहानी के लिए बधाई। दूसरी कहानी है राजेंद्र कुमार सिंह जी की। इनकी कहानी का शीर्षक है बूंद बूंद मिलकर बनती है सागर। नरेन खरगोश पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। वो हमेशा अपने क्लास के तमाम मित्रों में सबसे अधिक और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता था। उसके समक्ष कोई भी नहीं टिकता था। इसीलिए झबरा बकरी, भोलू भालू, चितकबरा हिरण नरेन से चिढ़े रहते थे। नरेन खरगोश को नरेन खरगोश को पढ़ाई में मात देने के लिए सबने कमर कसी, पर नरेन के समक्ष सब टाए टाए फिस हो जाते। नरेन पढ़ने लिखने में जितना तेज था, सामाजिक कार्यों में वो उतना ही पिछड़ा हुआ था। यही कारण था कि वो समाज से हमेशा कट कर रहता था। इसीलिए समाज में उसे किस तरह से उठना बैठना है, किससे कैसी बातें करनी है, वह बिल्कुल अनाड़ी था। नरेन को समाज में कोई नहीं पूछता था। एक दिन वो अपने घर के अग्रभाग में चारपाई पर बैठा यही सोच रहा था कि लोग आखिर उससे कतराते क्यों हैं। जिस तरह अध्यापक गण के बीच स्नेह व आदर की दृष्टि से देखा जाता है, समाज के लोग उसे आदर की दृष्टि से क्यों नहीं देखते। यही बात उसके दिल में बार बार टीस रही थी। नरेन को घर के दरवाजे पर उदास बैठा देखकर चंकी बंदर से नहीं रहा गया और वो पूछ बैठा, किस मुसीबत में फंस गए हो नरेन, ये उदासी क्यों। चंकी बंदर की बात सुनकर नरेन पहले तो सकुचाया, पर चंकी के बार बार आग्रह करने से प्रभावित होकर उसने उदास स्वर में कहा, चंकी भैया, जैसी प्रतिष्ठा मुझे स्कूल के अध्यापक गण की तरफ से मिलती है, वैसी प्रतिष्ठा अपने समाज, अपने गांव में नहीं मिलती। इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों। नरेन की बात सुनकर चंकी ने जवाब दिया, पढ़ने लिखने में तुम होशियार हो, इसीलिए स्कूल के अध्यापक गण तुमसे आदर व स्नेह की भावना रखते हैं। इसी तरह सामाजिक क्रियाकलापों में अगर तुम तेज हो जाओगे तो समाज के लोग भी तुमसे अच्छा व्यवहार करेंगे। पर कैसे पाऊंगा मैं आदर समाज में। ये कहते हुए नरेन जो था वो परेशान हो गया। उसने कहा, मैं तो इस मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। समाज के लोगों से संपर्क बढ़ाओ, उनसे मिलो जुलो, इससे क्या होगा। समाज के बारे में तरह तरह की जानकारियां मिलेंगी। संपर्क तो गांव घर के लोगों से ही बढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ, चंकी ने कहा, पर विशेष जानकारी व उच्च कोटि की जानकारी चाहिए तो दायरे को विस्तृत करना होगा। इसके लिए तुम्हें और अलग से दौड़ धूप करनी पड़ेगी। मतलब वो भौचक होकर कहा, उसने भौचक होकर कहा, यदि प्रतिदिन एक नए व्यक्ति से संपर्क साधोगे तो वह तुम्हें कुछ विशेष जानकारी दे सकता है, क्योंकि वह बाहर भीतर घूमता रहता है, उसे अधिक बातें मालूम रहती हैं। ज्ञान की बातें औरों की अपेक्षा वो तुम्हें ज्यादा अच्छे से बताएगा, क्योंकि समाज में उसकी पकड़ मजबूत है। यही थोड़ा थोड़ा ज्ञान आगे चलकर विशाल बन जाएगा। ये कहावत तो तुझे मालूम है ना। किस कहावत की बात कर रहे हैं आप, नरेन ने चकित होकर पूछा। यही कि बूंद बूंद पानी जमा होकर सागर का रूप ले लेता है। चंकी की बातें नरेन की समझ में आ गई। नरेन प्रतिदिन एक नए व्यक्ति से संपर्क करता। नतीजा, कुछ ही दिनों में समाज पर उसकी अच्छी पकड़ बन गई। जंगल के प्राणी देर सवेर नरेन से अब सब सलाह मशविरा भी लेने लगे थे। अध्यापक गण के साथ साथ जंगल के लोग भी उसे चाहने लगे थे, आदर सम्मान देने लगे थे। बहुत सुंदर कहानी, आपको हार्दिक बधाई। और अब जैसे कि मुझे एक अपनी कहानी पढ़नी है, तो मैं आपको अपनी कहानी सुना रही हूँ, पापा की याददाश्त। ये कहानी फर्स्ट पर्सन में है। आज सुबह अचानक ही पापा सब कुछ भूलने लगे। उनका चश्मा, पेपर, फाइल, यहाँ तक कि 24 घंटे साए की तरह उनके साथ रहने वाले मोबाइल का भी उन्हें कोई ध्यान नहीं रहा। बाकी सब बातों को तो मैं नजरअंदाज कर सकता था, पर मोबाइल वाली बात मुझे किसी भी तरह से हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि पापा का मोबाइल ड्राइंग रूम से लेकर बाथरूम तक उनके साथ ही रहता था। मैंने तुरंत मम्मी को फोन लगाया, जो एक दिन पहले ही नानी के यहाँ गई थी।
मम्मी को भी किसी बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर जैसे ही उन्हें मोबाइल के बारे में पता चला, तो मम्मी को पूरा विश्वास हो गया कि पापा की याददाश्त पर कोई गहरा असर हुआ है या उन्हें कोई सदमा लग गया है। वह बहुत घबरा गई और वापस घर आने के लिए कहने लगी। पर मैं जानता था कि नानी की तबीयत ठीक नहीं है। नानी की आवाज फोन पर बहुत दुखी लग रही थी, इसलिए मैंने मम्मी से कहा, नहीं नहीं, आप मत परेशान हो, आप नानी के पास ही रहो, उनकी देखभाल करो। मम्मी ने कहा, तुम पूरे 11 साल के हो और इसीलिए अब तुम घर को और पापा को बहुत अच्छे से संभाल सकते हो। ये सुनकर मेरे अंदर एक नया जोश आ गया और मैंने देखा कि सिर्फ पापा ही मेरी देखरेख नहीं करते, बल्कि मैं भी पापा को संभाल सकता हूँ, अपने पापा को संभाल सकता हूँ, उनको, जिनसे हर दूसरे दिन पढ़ाई नहीं करने के कारण मैं दिन रात चांटा खाता रहता हूँ। खैर, मैंने फोन रखा और पापा के पास गया। पापा कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रहे थे। मैंने कहा, पापा, आज इतवार है तो आप सारा दिन क्या करेंगे? पापा ने मेरी तरफ देखा और देखते ही रहे। बहुत देर हो गई, तब भी देखते ही रहे। मुझे तुरंत अपने गणित वाले मिश्रा सर की याद आ गई, जो पूरे गणित के पीरियड में मुझे ऐसे ही अजीब अजीब नजरों से घूरा करते थे। मेरा हाथ खुद ब खुद सनकी खाने के लिए आगे बढ़ गया और तभी मुझे अचानक याद आया कि मैं स्कूल में नहीं, घर पर हूँ, और मैंने अपना हाथ तुरंत नीचे कर लिया। पापा ने कुछ सोचा और बोले, थोड़ी देर बाद मैं ऑफिस जाऊंगा। पर आज तो आपके ऑफिस की छुट्टी है। मैंने उन्हें फिर याद दिलाया। अच्छा, छुट्टी रहती है तो फिर मैं क्या करूं? पापा ने सवाल दागा। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये पापा मुझसे पूछ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया। मैं इतना खुश हो गया, मैं अचानक खुद को इतना बड़ा महसूस करने लगा कि मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे उनको क्या कहना है। मुझे लगा था कि पापा कुछ बातें भूल रहे थे, पर यहाँ तो मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुका था। मुझे डर था कि कहीं उनकी याददाश्त पूरी तरह से तो नहीं जा रही है, कहीं मम्मी के लौटने तक वो मुझे ही ना भूल जाए और मुझे घर से बाहर निकाल दे। तभी अचानक शर्मा अंकल आए। वह पापा के बहुत खास दोस्त होने के साथ साथ बेहद हंसमुख और जिंदादिल इंसान थे। जब वह घर में आते हैं तो चारों तरफ जैसे रौनक छा जाती है और हमारा घर ठहाकों से गूंज उठता है। वो मुझे इसलिए बहुत पसंद है। मम्मी को वो थोड़ा कम पसंद है, क्योंकि उनको चाय पीने की बहुत ही गंभीर बीमारी है। एक कप खत्म होते ही उन्हें दूसरा कप चाहिए और दूसरा कप खत्म होते ही उन्हें तीसरा कप चाहिए। इसीलिए उनके आते ही मम्मी तुरंत एक भगोना चाय झुंझलाते हुए तुरंत चढ़ा देती। शर्मा अंकल को देखते ही पर पापा मुस्कुरा उठे। मुझे ये देखकर अच्छा लगा। अंकल मुझसे बोले, बेटा जरा चाय चढ़ा देना। मैंने झट से कहा, मम्मी बाहर गई हैं। ओह, अच्छा अच्छा, फिर कोई बात नहीं, वो मायूसी से बोले। मैंने भगवान का शुक्र मनाया कि उन्होंने मुझसे चाय बनाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने पापा से पूछा, यहाँ बालकनी में बैठ के क्या सोच रहे हो? पापा आसमान की ओर ताकते हुए बोले, ऑफिस जाने का सोच रहा हूँ। मेरा मन हुआ कि अपने सिर के सारे बाल नोच लूं। हे भगवान, कितनी बार बताऊं कि आज इतवार है? मैंने कुछ झुंझलाते हुए पापा से कहा, आपको कितनी बार बता चुका हूं कि आज संडे है, आज इतवार है, आपको ऑफिस नहीं जाना है। अंकल धीरे से मेरे पास आकर बोले, अरे कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मम्मी के आने से पहले ही तेरे पापा तुझे भूल जाएं और घर से बाहर निकाल दे। मैंने उनकी तरफ आश्चर्य से देखा। अंकल इस पर ही नहीं रुके और एक लंबी सांस लेते हुए बैठ गए और बोले, और तुम मुझे किसी किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के सामने बैठे हुए मिलो। मैं घबरा गया और मैंने उनसे कहा, आप भी बिल्कुल मेरी ही तरह सोचते हैं। मैं भी यही सोच रहा था कि कम से कम मुझे पापा अभी पहचान तो रहे हैं, पर मैं ऐसा क्या करूं कि पापा की याददाश्त वापस आने लगे। अंकल इधर उधर देखते हुए कुछ सोचने लगे, मानो उनसे कोई बहुत मुश्किल बात पूछ ली हो। अचानक वो कुर्सी से उछले और जमीन पर बैठकर बोले, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पापा को वो किस्से कहानियां सुनकर सुनाने होंगे या पढ़कर सुनाने होंगे जो उन्होंने बचपन में सुने थे, ताकि उन्हें सभी पुरानी बातें याद आ जाएं और उनका दिमाग फिर से चकरघिन्नी की तरह नाचने लगे। मैंने मन ही मन सोचा, जैसे पापा भुलक्कड़ हैं वैसे ही उनके दोस्त भी भुलक्कड़ हैं। मैंने चिढ़ते हुए कहा, मुझे भला उनके बचपन की बातें कैसे याद होंगी? क्या मैं उनके साथ पैदा हुआ था? ये सुनते ही शर्मा अंकल इतनी जोर से हंसे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह आंसू पोंछते हुए बोले, हे भगवान, चाय के बिना तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है। और मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो चाय बनाने के लिए तीर की गति से किचन के अंदर पहुंचकर खटर पटर करने लगे।
तो मैंने थोड़ी देर बाद किचन के बाहर से ही अपना दिमाग लड़ाते हुए कहा, दादी माँ को यहीं पर बुला लेते हैं। अंकल चाय की चुस्की लेते हुए बोले, तेरी दादी को तो वैसे ही कुछ याद नहीं रहता, वह वाला पापा को क्या याद दिलाएंगी। मैंने कहा, दादी की तो उम्र हो गई है, पर पापा की तो अभी ऐसी कोई खास उम्र भी नहीं हुई है जो वो सब कुछ भूलने लगे हैं। अंकल चाय के प्याले में झांकते हुए बड़े ही दुख भरे स्वर में बोले, चाय तो प्याले की तली तक पहुंचने वाली है। मुझे इस समय इतना जोरों से गुस्सा आया, चाहे दुनिया में आग लग जाए, चाहे प्रलय आ जाए, पर वो अपनी चाय को एक पल के लिए भी नहीं भूलते थे। तभी अचानक वो मेरी तरफ देखकर धीरे से बोले, तू ऐसा कर कि तेरे पापा को अपनी कोर्स की किताबें पढ़कर सुना और खूब चिल्ला चिल्ला कर उनके पास बैठ के पढ़ाई कर। कोर्स की किताब की बात सुनते ही जैसे मेरे अंदर का कोई गुब्बारा फूट गया और मुझे लगा कि पल भर में मेरी सारी हवा निकल गई। मैंने पूछा थूक निकलते हुए कि वो भला क्यों? वो इसलिए क्योंकि बीज गणित और रेखा गणित में आज तक तो कोई अंतर हुआ नहीं है। जो हमारे बाप दादा पढ़ते थे वही हमने भी पढ़ा, और जो हम पढ़ते हैं ठीक वैसा ही तुम पढ़ रहे हो। न मराठा बदले न मुगल। और ये कहकर वो जोरों से हंस दिए। मैंने हंसते हुए कहा, अंकल बात तो आप ठीक कर रहे हैं, मैं यही करूंगा। पर मेरे मुंह से ये बात निकलते ही जैसे मेरी जान निकल गई। मैंने सोचा, कह तो दिया कि मैं ये कर लूंगा, पर मैं ये कैसे करूंगा? हे भगवान, मुझे तो पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं भी कहाँ फंस गया। अगर मम्मी यहाँ होती तो पापा की याददाश्त तेज करने के लिए उनके पास हजारों नुस्खे निकल आते, तो कम से कम मेरी इतनी बुरी हालत नहीं होती और मुझे इतनी चिंता करने की जरूरत भी नहीं होती। पर अब तो सारे घर की जिम्मेदारी मेरे नाजुक कंधों पर थी। मैं अपना कमजोर दिमाग भला चलाऊं तो चलाऊं कैसे, जो किताबों को देखते ही सो जाता है। इतिहास, भूगोल और गणित को तो याद करके मैं उनके नाम से ही कांप उठा। त्रिकोण, समकोण और भी पता नहीं कौन कौन से कोण जो मैंने कभी परीक्षा के समय भी याद नहीं किए थे, वो मुझे अब पढ़ने होंगे। पापा की भूलने की बीमारी ठीक करने के लिए मुझे ये सब करना होगा, और मैं पापा को ये बात जरूर बताऊंगा कि मैंने उनके लिए ही ये सब पढ़ा, वरना मैं मर जाना ज्यादा पसंद करता। गणित की किताब के बारे में सोचते ही मैंने भगवान से कहा, हे ईश्वर, तूने मेरी याददाश्त क्यों नहीं छीन ली? मेरा नाम भी स्कूल से कट जाता और इस भरी दुनिया में एक बच्चा अगर दिन भर छत पर पतंग उड़ाता और पेच लड़ा कर काटता, तो पतंग बेचने वाले सलीम चाचा भी मुझे कुछ दुआएं देते। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कौन सी नौकरी में कौन पूछे जाते हैं। फिर मन मारकर मैं पापा के पास जाकर अपनी इतिहास की किताब लेकर बैठा। उस किताब का पहला पन्ना खोलते ही मुझे जमाई आने लगी। पर किसी तरह मैंने पापा के पास बैठकर एक पूरा पाठ पढ़ा, जो मैंने पिछले 6 महीने में भी नहीं पढ़ा था। पापा ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो पता नहीं कब मैं खुद ही पापा के पास बैठकर पढ़ाई करने लगा, मैं जान ही नहीं पाया। इसी बीच मम्मी भी लौट आई थी। पर पापा मुझसे जब मेरी किताब से प्रश्न करते थे तो मुझे उत्तर देकर बहुत खुशी होती थी। मैं उन्हें जब भी उत्तर देता था मुझे बहुत अच्छा लगता था। सबसे बड़ा आश्चर्य पापा और मम्मी के साथ साथ मुझे तब हुआ जब क्लास में मैं आगे से दूसरे नंबर पर आया। हमेशा लाल लाल गोलों से भरा हुआ रिपोर्ट कार्ड पहली बार गुड और वेरी गुड से भरा हुआ था। इसी बीच शर्मा अंकल आए और मुझे ढेर सारी बहुत सारी चॉकलेट देकर मम्मी से उन्होंने चाय बनाने के लिए कहा। पर इस बार मम्मी का चेहरा उन्हें देखते ही खुशी के मारे खिल उठा और उन्होंने तुरंत चाय का भगोना चढ़ा दिया। मैं पापा के कमरे के अंदर जा ही रहा था कि अंकल की आवाज आई, जो पापा से पूछ रहे थे कि उनकी याददाश्त वापस आई या नहीं। और पापा ने जोर से ठहाका लगाया और हंसते हुए बोले कि अब तो वो वार्षिक परीक्षा के बाद ही आएगी। और शर्मा अंकल और पापा जोर जोर से अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। मैं कुछ देर तक तो कमरे के बाहर चुपचाप सन्न खड़ा रहा और फिर मुस्कुराते हुए पापा के पास अपना बस्ता लेकर चल दिया, उन्हें अपना अगला पाठ सुनाने के लिए। तो ये थी मेरी कहानी, पापा की याददाश्त। हम लोग अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, जहां पर मैं आपको एक कहानी का पैरा दूंगी और उस कहानी को आपको हमें पूरा करके भेजना है। आप ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। ईमेल आईडी बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, kahanishala@gmail.com, KAHANISHALA@gmail.com। आपको कहानीशाला पे हमें कहानी भेजनी है और जो शब्द सीमा है वो 500 शब्दों की है। जब
अगले इतवार 6:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। तो मैं 3 रचनाओं को, 3 कहानियों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगी और उन कहानियों को पढ़कर सुनाऊँगी कि किन लोगों की कहानियाँ जो हैं वो अधूरी रचना जिन लोगों ने पूरी करी है, किन लोगों की कहानियाँ सम्मिलित हुई हैं। तो कहानी है, मेरी कहानी है और इसे आपको पूरा करना है। मैं शुरुआत का अंश आपको पढ़कर सुना रही हूँ। रोज की तरह चकमक चूहा आज फिर किसी को उल्लू बनाने का सोचकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वैसे तो सारा मोहल्ला चकमक की कारस्तानियों से भली भांति वाकिफ था, परंतु चकमक की किस्मत बहुत बुलंद थी और इस वजह से उसे कहीं ना कहीं से अपना शिकार मिल ही जाता था। चकमक अपनी मूछों पर ताव देता, अपनी पूंछ अकड़ाता और इधर उधर अपना खाना हमेशा बड़ी हिम्मत और दलेरी से ढूंढता। एक दिन चकमक इधर उधर देख रहा था कि तभी वहां से एक छोटा सा बच्चा गुजरा, जिसके हाथ में ढेर सारे रंग बिरंगे गुब्बारे थे। नीला, लाल, हरा, पीला, गुलाबी, बैंगनी। अरे वाह, मैं तो ये सारे गुब्बारे लूंगा और अपने घर में सजाऊंगा, सोचता हुआ चकमक उस लड़के के पीछे पीछे चल दिया। चकमक किसी से डरता तो था नहीं। जैसे ही वे पार्क में पहुंचे, गुब्बारे वाले को देखकर वहां पर खेल रहे बच्चों की आंखों में चमक आ गई और वे अपने मम्मी पापा से गुब्बारे खरीदने के लिए जिद करने लगे। उनमें से कुछ बच्चों की जिद तो मान ली गई और वे अपने रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ खेलने में व्यस्त हो गए, परंतु कुछ बच्चों को डांट डपट कर और आंखें दिखाकर चुप करा दिया गया। इसीलिए वे गुब्बारे वाले को हसरत भरी निगाहों से ताकते रहे। उधर चकमक की नजर पूरी तरह से गुब्बारों की थैली पर थी, जिसे वो उठाकर भाग जाना चाहता था, पर उस लड़के ने थैली उसके डंडे में लटका रखी थी, इसीलिए चकमक उसे खींचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये था कहानी का शुरुआती भाग। इस कहानी को आपको 500 शब्दों में, मतलब इस पार्ट को हटाने के बाद में 500 शब्द और लिखकर इस कहानी को हमें पूरा करने के लिए भेजना है। मैं आपको एक बार फिर से ईमेल आईडी बता दूं, kahanishala@gmail.com, KAHANISHALA@gmail.com। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अलग तरह का है। इस तरह का कार्यक्रम करते हुए, और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम जो ये शुरू हुआ है, इसका शुरुआत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसके लिए मैं ऋषि शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतने सरलता से और इतनी जिसे कहना चाहिए बहुत आराम से कहानी को इस तरह से बांटा, इस तरह से उसके जो है वो विभाग बनाए, खंड करे कि इसमें आप कहानियों के माध्यम से जुड़ भी रहे हैं, आप कहानियां सीख भी रहे हैं, आप हमें अपनी कहानियां भेज रहे हैं जिससे हम कहानियां लिखना सीख रहे हैं, और उसके अलावा आपकी जो कहानियां जो आप लोगों ने भेजी, उन कहानियों पे आपको ई प्रशस्ति पत्र जो है वो दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है ये इसी तरह से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, पर अगली बार इसमें एक नई चीज ऐड हो जाएगी, जो अधूरी रचना पूरी करो वाला कॉलम है। उसमें मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाऊंगी अगले संडे, और आपको कहानी कैसे लिखें इस बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ और उन बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगी। उसके अलावा जो हमने चयनित करी हैं कहानियां, जिन 2 लोगों की चयनित हुई हैं, माफ कीजिएगा 9 लोगों की चयनित हुई है, उसमें से हर बार 2-2 लोगों की और एक बार 3 लोगों की, क्योंकि 9 कहानियां हैं, वो कहानियां मैं सुनाऊंगी और मेरी अपनी एक कहानी रहेगी। अगर आपको कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव और भी देना हो जिससे हम इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सकें, तो बिल्कुल आप सबका स्वागत है। और फिर अगले रविवार शाम को 6:30 बजे कहानीशाला में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।